जुड़वा बहनों की हल्दी। काव्या और कविता दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थी। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। कविता, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। हाँ काव्या, मुझे पता है हमारी शादी की सारी फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारे हल्दी का रस्म भी एक ही साथ होगी। काव्या, कविता, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे हल्दी का रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही है। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा और आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी का रस्म शुरू हो जाएगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए हैं क्या? सब मेहमान आ गए, इसलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजू, शिखा और सुमन कहाँ रह गई। उन्होंने तो कहा था वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। तुमने सुमन को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना, तेरे से ठीक से बात नहीं करती। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती। मेरे भी दोस्त आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने खास दोस्त को बुलाई हूँ। तुम सुमन को क्यों बुलाई? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर बुला लिया तो कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी सुमन ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हल्दी की फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा कि जब खुद मुँह से कह रही है तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। कविता, काव्या, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियाँ आ गई है। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। कविता और काव्या दोनों पीले रंग के कपड़े में पहनकर तैयार हो जाती है। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि सभी सहेलियां आ चुकी है, जिनमें सुमन भी थी। मुझे पता था कि ये जरूर आने वाली है। मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आता है। चल छोड़ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो कविता, काव्या, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों का पति मेरा मतलब है कविता को काव्या और काव्य को कविता समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुझे अभी ही करना था क्या? तुम इसलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं काव्या, वो हमारी मेहमान है। चलो, दादी माँ बुला रही है, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। काव्या कविता के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ था। कविता काव्या माँ दुर्गा को प्रणाम करती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वहाँ सुमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। काव्या, मेरे बॉयफ्रेंड को तूने अपना बनाया। मोहित को चाहती थी, पर मोहित ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुझे चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहित मेरा दोस्त था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी। ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। सुमन सबकी नजर से बचकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लगा था कि वो धूर्त योजना में सफल हो गई, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी के रस्म के लिए गाना बजा रहे थे। तभी काव्या और कविता के माँ वहाँ पर आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर थोड़ा सा तेल लगा लो। यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आ जाएगा। ठीक है माँ। निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेगी। चल सुमन, हम सब डांस करते हैं। देख, ढोलक बज रही है। काव्या और कविता को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं तो आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है सुमन इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती थी। अच्छा है ना, सुधर गई तो अब अच्छी बात है। हमारी हल्दी की रस्म यही रौनक लग रही है। काव्या और कविता ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सुमन देखी काव्या और कविता पर एलर्जी वाला पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा है। जो उसने हल्दी में मिलाया था वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी।
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी है। अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो काव्या और कविता के हल्दी के साथ लगाना है, और वह मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। वह बर्तन आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल तो आप ही हमें देकर गए थे, हमने वही तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा? मैं तो बहुत देर से वह बर्तन ही ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। यह कैसे हो सकता है? ये बर्तन मैं मंदिर से नहीं लाई तो? का मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई है। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियाँ। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब शादी भी बिना किसी रुकावट संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। सुमन घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है नफरत में आकर काव्य और कविता को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन आपने अपनी शक्ति से लिक्विड का असर खत्म कर दिया, जिससे काव्य और कविता के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं क्षमा कर देते हैं। जिन्हें अपने भूल का एहसास होता है, सुमन सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। सुमन के बदलते व्यवहार को देखकर काव्या और कविता भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से काव्या और कविता जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है। सौतन बनी सहेली। क्या चाय बनाई है कसम से? श्याम भैया, दुनिया भर के चाय एक तरफ और तुम्हारे चाय के ढाबे एक तरफ। अरे अरे साहब, वैसे चाय की जहाँ तक बात है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हम तो सारा दिन पकोड़े चलाते रहते हैं और चाय की जितनी जिम्मेदारी है वो सारी बिटिया रानी ने संभाल रखी है। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं था। फिर बुलाओ जरा अपनी बिटिया को, आज चाय की कीमत के साथ उसको इनाम भी दूंगा मैं। सुमित की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और उसने फौरन रानी को आवाज लगाई। रानी, अरे ओ रानी, जल्दी इधर आ। श्याम की आवाज सुनकर रानी फौरन एक ढाबे के कोने से निकल कर आई। सुमित को लगा था कि कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब उसने रानी को वाकई सामने से देखा तो वो बस उसको देखता ही रह गया। साहब, क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे। श्याम भैया, क्या कह रहे थे आप? हम क्या कहने वाले, कहना तो आपको था हमारे रानी से। हाँ, सही कहा, रानी बहुत अच्छा चाय बनाती हो तुम। ये लो चाय के पैसे और तुम्हारा इनाम मैं कल आकर दूंगा। जी ठीक है साहब। इसके बाद रानी वापस रसोई में जाकर अपने काम में लग गई और फिर श्याम ने हिम्मत करके सुमित से पूछा, क्या हुआ साहब? हम देखे थे आपने 10 रुपए ज्यादा निकाले थे रानी को देने के लिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा 10 रुपए मैंने उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो इससे कई ज्यादा डिजर्व करती है। इनाम के तौर पर मैं उसे कुछ और बढ़िया सा ला कर दूंगा। वैसे श्याम भैया, एक बात तो बताओ, कौन उम्र में शादी कर लिए थे जो रानी जितने सियानी बिटिया हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ भैया, हम तो ब्याह ही नहीं किया। अब तक रानी तो हमारे बड़े भैया की बिटिया है। बेचारी के बचपन में ही बड़े भैया और भाभी गुजर गए। हम तो खुद 15 साल के रहे, लेकिन रानी हमारे लिए हमेशा से बेटी जैसी रही है। तो फिर आपने आगे का क्या सोचा है? तुम कभी शादी नहीं करोगे क्या? करनी तो है, पर पहले रानी के हाथ पीले करने के बाद ही सोचेंगे अपने बारे में। हाँ, तो फिर कोई लड़का है नजर में? नहीं साहब, रिश्ते तो कई देखे, लेकिन सबन को भारी भरकम दहेज चाहिए, और ये भी तो कम जिद्दी ना है। हम कब से कह रहे हैं ढाबा बेचकर चुकाई देते हैं दहेज के पैसे, लेकिन ना, लड़की करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, वो सही सोच रही है। ये ढाबा बेच दोगे तो कमाओगे कैसे, और आगे अपने परिवार कैसे बनाओगे? सुनो श्याम, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। तुम्हारी भतीजी रानी से शादी करने को तैयार हूँ मैं, वो भी बिना किसी दहेज के। सुमित की बात सुनकर
श्याम का चेहरा खिल जाना चाहिए था। जहाँ तक उसे पता था, सुमित शहर में अच्छी नौकरी करता था, अपना घर, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। वो रानी को हमेशा खुश रख सकता था। लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ श्याम को मालूम था। इसके बारे में सोचकर सुमित के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात कर रहे हैं साहब आप तो पहले से ही शादीशुदा है। आप ही बता रहे थे कि पिछले हफ्ते 1 साल पहले आपकी शादी हुई। सुप्रिया नाम है उसका, वो आपकी पत्नी है। अब तुम्हें क्या बताऊं श्याम भैया, अमीर बाप की एकदम बिगड़ी हुई औलाद थी वो। मैं चाहे जितना भी कमाता हूँ उसके लिए कम ही पड़ता था। सिर्फ 1 साल में ही ये हालत हो गई कि घर जाने का जी ही नहीं करता था। हर वक्त वो मुझसे लड़ते रहती थी। सुनकर बड़ा दुख हुआ साहब, पर फिर भी वो है तो आपकी बीवी ही ना। नहीं, अब सुप्रिया मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। सुप्रिया से शादी मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर किया, लेकिन रानी मुझे पहली नजर देखते ही पसंद आ गई। और फिर आपसे उसके बारे में जानकर मैं समझ गया हूँ कि मुझे हमेशा सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए। हाँ श्याम भैया, मैं रानी को हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। ये कहते हुए सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर श्याम का मन पसीज गया, लेकिन फिर भी सुमित हाँ कहने से पहले उसने अंदर जाकर रानी को सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर जब रानी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, तो ठीक 1 हफ्ते बाद एक मंदिर में सीधे साधे तरीके से सुमित और रानी की शादी हो गई। और फिर सुमित रानी को लेकर शहर के एक घर में आ गया। हम यहाँ रहेंगे, पर चाचा तो बता रहे थे शहर में आपका बड़ा घर है, जहाँ आपके माता पिता भी साथ रहते हो। वो हाँ, वो सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता रानी। सुप्रिया से शादी और फिर तलाक के बाद मेरे माता पिता को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में। और फिर तुम गरीब परिवार से हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्द ही सबको समझा दूंगा। बस तब तक के लिए अरेंज कर लो प्लीज। सुमित रानी को पुरानी बस्ती के एक छोटे से कमरे में लेकर आया था। तुम यहाँ नई आई हो ना? जी, वो गली नंबर 104 अपने पति के साथ रहती हूँ। और आप? मैं इस बस्ती की नहीं हूँ, मैं उस सामने वाले बस्ती में रहती हूँ। पानी भरने इधर ही आना पड़ता है रोज। मेरा नाम सरला है, और तुम्हारा? मेरा नाम रानी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह सरला और रानी की पहली मुलाकात हुई, और उसके बाद लगभग हर रोज एक दूसरे से टकराने लगी। वैसे जीजी, एक बात पूछूं? आपने बताया कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए, तो फिर आपने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो। क्या मतलब? क्या बोल रही हो आप? तू अभी नहीं समझेगी और जल्द भी समझ भी जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि अपने घर चाय पीने के लिए कब बुलाएगी मुझे? अब हाँ जीजी, आप कभी भी आ जाना, बस परसों के बाद। हैं, परसों के बाद क्यों? आज ही क्यों नहीं? वो बात कुछ ऐसी है जीजी कि ये मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है मेरा, वो हाँ, हनीमून। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। रानी की बात सुनकर सरला के चेहरे के हाव भाव बदल गए। और फिर तो कहाँ लेकर जा रहे हैं तुझे? वो तो अभी तक बताया नहीं है, वहाँ पहुँचने पर पता चलेगा मुझे। चलो जीजी, अब चलते हैं, घर जाकर सामान भी बांधना है। रानी मेरी एक बात सुन, तुम उनके साथ कहीं मत जा। ये क्या बोल रही हो जीजी? मेरे वो पति है और मैं उनके साथ भला कैसे नहीं जा सकती? वो तुझे धोखे से यहाँ लाया है और वो तेरे साथ बहुत गलत करने वाला है। बस जीजी बस, आपका पति आपको छोड़कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबके पतियों पर उंगली उठाती फिरो। हमने भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, तो फिर धोखा कैसा? रानी तू समझ नहीं रही। मैं सब समझ गई, तुम मुझसे जलती हो जीजी। अपना घर तो संभाल नहीं सकी और मेरा घर तोड़ना चाहती हो। तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ये कहकर रानी वहाँ से चली गई और फिर सरला ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन घर पहुँचते ही रानी ने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। रानी के घर के बाहर सरला और करीब 10 औरतों के साथ खड़ी थी, जो गुस्से से चीख कर रानी के पति सुमित को गाली दे रही थी। अरे अरे, ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग? तो तुम लेकर आई हो इन्हें? वैसे नहीं, ऐसे तो गलती मेरी ही है जो बिना जाने पहचाने तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। देखो तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूंगी वो मुझे भी नहीं पता। कुछ नहीं कर पाएगी तू, जैसे हम सब कुछ नहीं कर पाए। और तू क्या मुझे अपनी सहेली बनाएगी? हम दोनों का रिश्ता तो हम दोनों के मिलने से पहले ही जुड़ गया था। अरे पगली, तू मेरी सौतन है और सिर्फ मैं ही नहीं
बल्कि ये सब तेरी सौतन है। सुमित ने हम सबको बेवकूफ बनाकर हमसे शादी की और फिर हम सबको अलग अलग जगह जाकर बेच दिया। नहीं, झूठ है वो सब। मेरे अलावा इनकी जिंदगी में इनकी पत्नी थी सुप्रिया। इसके बारे में मेरे चाचा को और मेरे को पहले से ही बता दिया था इन्होंने। तेरे लिए सुप्रिया, मेरे लिए राधा और इनमें से हर एक की कोई और। रानी, ये सब चाल है उसका, हम जैसे गरीब और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वरना तो खुद सोच, क्या तेरे चाचा ऐसे ही किसी के साथ तेरी शादी कर देते? लेकिन कोई बात नहीं, तू भले ही मुझ पर भरोसा मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि सौतन से बढ़कर सहेली है तू। पुलिस को साथ लाई हूँ, अब वही तुम्हें सारा सच बताएंगे। ये कहकर सरला ने रानी के घर की ओर देखा, जहाँ से सुमित के हाथों में हथकंडी पहने पुलिस के साथ घरों में से बाहर आ रहा था। रानी ने फौरन पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और तब जाकर उसको समझ आया कि सरला उसकी सबसे अच्छी सहेली है। सुमित वाकई उसे अपने साथ ले जाकर बेचने वाला था और सरला की वजह से ही वो बाल बाल बची थी। इसके बाद सुमित को उसकी किए की सजा मिली और रानी को सरला ने अपने साथ रखा। इस बार सौतन या सहेली नहीं, बल्कि अपनी बहन बनाकर रानी को अपने साथ रखा और उसका हर जगह पर साथ दिया।